हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शर्मा अपने इस क्लासेस अजय शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आज से शुरू करने जा रहा हूँ एसीएफ रेंजर का जो साइंस वाला पार्ट है, उसका मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो भी अभी तक मैंने देखा, जितने भी वीडियोस यूट्यूब में जो हैं, उनको और अच्छे बेहतर तरीके से करने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जितने भी ऐप्स में, जिसके लिए फीस लिया जा रहा है साइंस का पढ़ाने के लिए, है ना? मैं चाहता हूँ कि उसका एक अगर मैं ऑप्शन दे सकूँ, और खासकर उनके लिए जो फीस दे करके नहीं पढ़ सकते, तो वो बहुत अच्छा हो जाए उनके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे यूट्यूब का चैनल नया है। मैं बिल्कुल नया नहीं हूँ पढ़ाने के क्षेत्र में। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ाने में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो एक एक जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ, अपना एक नज़रिया रखना चाहता हूँ इस बार के पेपर के लिए, वो ये है कि 2016 और 2017 में पेपर हुआ था। मतलब कि जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो सिलेबस है वो आपका ना साइंस मेनली सीजी बोर्ड का 10th का साइंस, सीजी बोर्ड 10th का साइंस है ना? अगर आप ध्यान देना तो सीजी बोर्ड 10th का साइंस का जो बुक पहले यूज होता था 2016 और 2017 में, वह बुक आज नहीं यूज हो रहा है। आज का जो बुक है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे तो है, लेकिन एनसीईआरटी 10th में जितनी चीजें हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी 10th में साइंस में जो चीजें हैं, खासकर फिजिक्स में, वो आपकी सीजी बोर्ड में उससे भी कुछ चीजें और दी हुई हैं एक्स्ट्रा। अब जो मेरा सोचना है वो ये है कि जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है, चाहे वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, क्या वो सीजी बोर्ड 10th की बुक को रिफर कर रहे हैं? क्योंकि सिलेबस छोटा है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस छोटा है तो क्या हर बार सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे? अब आप मान के चलिए कि जितने टॉपिक 2016 और 17 में आए हैं, उसमें से 80% तो नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन और भी टॉपिक्स उसके अलावा जो है उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि एक तो ध्यान हमको ये देना है कि सीजी बोर्ड की नई बुक का सिलेबस फॉलो ज्यादा करें। एनसीईआरटी उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, तो जो एनसीईआरटी के अलावा सीजी बोर्ड की बुक में है, क्योंकि सीजी का हम एग्जाम दे रहे हैं, तो सीजी बोर्ड की 10th की बुक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, और एनसीईआरटी तो करना ही है। तो बेसिक जानना जरूरी है प्रकाश के बारे में। इसलिए जो चीजें मैं आज शुरू कर रहा हूँ, आप ये बिल्कुल मत रखिएगा दिमाग में कि बहुत सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है, उसके बाद चीजें मैं फास्ट भी करवाऊंगा। एक बेसिक आप आइडिया ले लीजिए। चलिए, प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है ना? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक प्रकार है, एक रूप है ऊर्जा का, या यह भी बोल सकते हैं कि ऊर्जा गमन का एक प्रकार है। ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे स्थानांतरित होगी? तो या तो वो आवाज के फॉर्म में होती है, साउंड के रूप में होती है, या तो लाइट के रूप में जाती है ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश के रूप में, या बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। ऐसे कुछ प्रकार हैं, तो उनमें से एक प्रकार है प्रकाश। अब जो सबसे मेन एक एक पॉइंट और है सिलेबस में इसके बाद, जो मैं बाद में कवर करवाऊंगा, वो है प्रकाश का की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, द्वैतीय प्रकृति अगर सुने होंगे तो, है ना? द्वैतीय प्रकृति या द्वैत प्रकृति, कि कभी प्रकाश कण के जैसा व्यवहार करता है, तो कभी प्रकाश तरंग के जैसा व्यवहार करता है। मतलब दोनों तरह का व्यवहार प्रकाश के लिए संभव है।
ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं जो सबसे बेसिक स्टार्ट कराना चाहता हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और ध्यान देंगे। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, किसी भी सतह पर नहीं, जब किसी पॉलिशदार और अपारदर्शी, मतलब अगर प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़े तो इससे अंदर न निकल जाए। अगर पारदर्शी होगा तो आर पार निकल जाएगा। तो अपारदर्शी सतह, और अच्छा अगर हम चाहते हैं परावर्तन हो तो पॉलिशदार भी होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल पॉलिशदार का आप ले सकते हैं दर्पण। दर्पण के पीछे पॉलिश लगा होता है चांदी का। तो पॉलिशदार सतह पर गिरने के बाद आपतित होती है, तो उस माध्यम की सतह से टकराकर, ये जो भी माध्यम था, पीछे जो भी माध्यम है, उसके इस सतह से टकराकर प्रकाश की किरण अपने मूल माध्यम में जहां से वो आ रही है वहां वापस लौट जाती है, वापस लौट आती है जहां से प्रकाश आपतित हो रही है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। बहुत बेसिक है। प्रकाश का एक सतह पर गिरना, टकराकर वापस आ जाना। सतह कैसा होना चाहिए? पॉलिशदार और अपारदर्शी होना चाहिए। अलग अलग वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अलग अलग मात्रा से परावर्तित करती हैं। इसका मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा करेंगी तो वो हमको एक तो चमकदार दिखाई देंगी। जैसे कोई किसी बर्तन पे अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो आप देखते हैं वो चमकता है ना। या फिर अ, दर्पण पर भी अगर प्रकाश की किरण डायरेक्ट पड़े तो वो चमकता हुआ दिखता है। लाइट जो पड़ रहा है वो चमकता है उस पे। तो अलग अलग, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि वस्तु कैसा है। अगर वो अच्छा परावर्तक होगा तो फिर वस्तुएं ज्यादा चमकती हुई, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगी। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिस भी वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ती है, क्योंकि हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करेगी, तो जितना भी जो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, जब वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आएगा तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रात के अंधेरे में अगर हम अपनी आंखें खुली भी रखते हैं तो भी आप देखते हैं किसी वस्तु पे, क्योंकि प्रकाश की किरण पड़ ही नहीं रही, और जब प्रकाश की किरण नहीं पड़ेगी तो परावर्तन नहीं होगा हमारी आंखों में, और जब परावर्तन नहीं होगा हमारी आंखों में तो जो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आना चाहिए इस वस्तु से, जिससे हम इसको देख पाते, वो प्रकाश की किरण नहीं आ रही है, और हम रात के अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश नहीं होता इसलिए नहीं देख सकते वो एक बात है, लेकिन प्रकाश जिस भी वस्तु पे पड़ता, जब वहां से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती, तब हम उस वस्तु को देखते। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश 99% तक प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और इसीलिए प्रकाश की किरण, और इसीलिए दर्पण में हम जिस भी चीज को सामने रखते हैं दर्पण के आगे, हमको वो वस्तु क्लियर दिख रही है, क्योंकि उस वस्तु पे जितना प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश, जब जैसे मैंने ये एक वस्तु रख दिया और ये सामने में दर्पण है, तो पहले तो किसी न किसी स्रोत से इस वस्तु पे प्रकाश की किरण आपतित होगी। अब ये प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, आपतित होने के बाद इस वस्तु पे, जैसा उस वस्तु का नेचर होगा, स्वभाव होगा, उसके हिसाब से ये वस्तु प्रकाश का परावर्तन करेगा अपने अंदर से। तो ये प्रकाश का परावर्तन एक ही दिशा में होता है ऐसा जरूरी नहीं है। प्रकाश का परावर्तन हर दिशा में संभव है। उसमें से जो प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है, अब वो प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ेगी और वापस दर्पण से इस वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा। और क्योंकि दर्पण लगभग 99% तक का परावर्तन कर देता है, तो वो वस्तु का जो भी इमेज बन रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, वो हम देखेंगे दर्पण पे कि भाई कोई चीज अगर हम दर्पण में देखना चाहते हैं, इस वस्तु को का प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हैं क्या बना है, तो दर्पण से जो रेखाएं आ रही हैं, जो परावर्तित प्रकाश की किरण आ रही है, जब वो हमारी आंखों में जाएगी तो हमें वो वस्तु क्लियर दिखाई देगा। क्यों वस्तु पूरा क्लियर दिखाई देगा? क्योंकि दर्पण वस्तु से जाने वाली सभी रेखाओं का पूरा पूरा परावर्तन कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी, वैसे अभी तक प्रकाश चैप्टर से 7 क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सॉरी एक बार 9 क्वेश्चन आ चुका है और एक बार 7 क्वेश्चन। 2016 में 9 आया हुआ है और 2017 में 7 आया हुआ है, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अब क्योंकि 2 नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे 16 क्वेश्चन मतलब औसत हम मान ले 8 क्वेश्चन आता है, तो आप इस बार 5 मान के चलो। अब परावर्तन के नियम क्या है? देखिए, ये पॉलिशदार सतह हो गई, एक आपतित किरण कहीं से, कोई एक प्रकाश की किरण, बहुत सारी किरणें ले सकते हैं, एक किरण हम समझने के लिए एक किरण को का स्टडी कर रहे हैं कि वो आपतित हुई इस बिंदु पर और आपतन होने के बाद परावर्तित होकर प्रकाश की किरण चली गई। जिस बिंदु पे, याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब, जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये बिंदु जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये है आपतन बिंदु, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से होकर ही निर्माण किया जाता है अभिलंब का। अभिलंब क्या? लंब, जैसे इस रेखा पे मैं अगर लंब डालना चाहूंगा तो ये होगा। तो अभिलंब हमेशा देखिएगा, जो परावर्तक सतह है ना, या ये जो पॉलिशदार सतह है, हमेशा उस पे ही अभिलंब बनेगा, उस पे 90 अंश हमको बनाना है। लेकिन कहां से बनाना है? यहां पर भी तो बना सकता हूं ना। तो आपतन बिंदु से होकर 90 अंश हमको बनाने हैं अभिलंब। क्या काम आएगा अभिलंब का? तो अभिलंब का एक काम तो ये है कि जो भी आपतित किरण है, जो भी प्रकाश की किरण गिर रही है इस सतह पे, वो उसका एंगल या कोण नापना हम नापते हैं अभिलंब से। और जो किरण परावर्तित हो गई वो भी कितना अंश, कितने कोण से परावर्तित हुई, ये भी हम नापते हैं अभिलंब से। याद रखिएगा, यहां से नहीं नापते हैं, परावर्तक सतह से नहीं नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं कोण। अब जितने अंश से, जितने कोण से किरण आपतित हो रही है प्रकाश की, वो कहलाएगा आपतन कोण, और जितने कोण से परावर्तित हो रही है वह कहलाएगा परावर्तन कोण। तो आई है आपका आपतन कोण, आपतन कोण, और आर है आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम यह कहता है कि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होगा। एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। एक बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब, जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं अपने सामने, वो भी एक तल है। तल का मतलब द्विविमीय ना, एक्स और वाई अक्ष से जो निर्मित ये जो सतह है, आयताकार सतह, इसको ही तल कहते हैं। तो आप अभी जो अपने सामने चित्र देख रहे हो, आपको इसी को देख के ही समझ में आ जाएगा इस सेकेंड पॉइंट का मतलब। जो अभी सामने दिख रहा है वो एक तल है। अब आप देखो, उसी तल में से आपतित किरण आ रही है। ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, वो भी उसी तल में है, परावर्तित किरण भी उसी तल में है आपके स्क्रीन में। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि परावर्तित किरण आपकी तरफ आ रही है निकल के। अगर आपकी तरफ आएगी तो परावर्तित किरण का तल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभिलंब भी उसी तल में है ना, बाहर की तरफ, आपकी तरफ तो नहीं निकला हुआ है, स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा है, स्क्रीन से बाहर एक दूसरा तल है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल में स्थित है। इनको याद रखिएगा, कभी किसी न्यूमेरिकल में ये तो काम आ ही सकता है, किसी क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो। क्योंकि ये जो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रकाश का उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, वहां पर भी ये काम आएगा परावर्तन का नियम, परावर्तन की जितनी भी चीजें हैं। तो ये कराया इसीलिए जा रहा है क्योंकि मैं पहली बार मैंने सोचा था कि एक मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करा दूं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले नहीं, सिंपल सिंपल से। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो किसी भी आप में से किसी भी दोस्तों को ये समझ में शायद हो सकता है कुछ चीजें ना आए, मैं डायरेक्ट लेना शुरू करूं। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं शुरू से बनाता हूँ, और फिर क्वेश्चंस तो करवाने ही है, बिना क्वेश्चंस के तो काम नहीं चल सकता अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो, राइट।
अब ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा टॉपिक है जो हो सकता है काम आ जाए आपके। ठीक है, अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन। अभिलंब आपतन होता क्या है? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कंफ्यूज करना आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है जो भी स्टूडेंट है पेपर देने वाले उनको। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये बना लिया एक पॉलिशदार सतह जिससे परावर्तन होगा, और मान लेते हैं मैं लेके चलता हूँ कि इस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बिंदु आपतन बिंदु होता तो मैं यहाँ से क्या बनाता, मैं यहाँ से बनाता अभिलंब, ऐसा जैसे अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा अभिलंब बनाता। अगर प्रकाश की किरण अभिलंब से मान लो यूं गिर रही है तो ये कोण कितना बनाता है, आई। लेकिन अगर प्रकाश की किरण को मैं थोड़ा थोड़ा मोड़ता जाऊं अभिलंब की तरफ, ऐसा सीधा करता जाऊं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब प्रकाश की किरण बिल्कुल अभिलंब से होके ही गिरेगी, आपतित होगी किस पे, परावर्तक सतह पे। तो अभिलंब से होते हुए जब प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो कहला रहा है अभिलंब आपतन। अभिलंब की दिशा से ही आपतन। तो देखिए दो रेखाएं अगर बिल्कुल समांतर होती हैं या दो रेखाएं अगर एक दूसरे को पे संपाती होती हैं, एक के ऊपर एक अगर है, तो उनके बीच में कोण कितना माना जाता है, 0 डिग्री, 0 अंश। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण है? आपतन कोण कोण है आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण का जो आपतन हो रहा है वो अभिलंब पे ही हो रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे पे संपाती हो रही है, तो कोण आपतन कोण तो 0 डिग्री हो गया ना, 0 अंश हो गया। करेक्ट है, आपतन कोण 0 अंश हो गया क्योंकि प्रकाश की किरण आपतन अभिलंब पर ही से ही आपतित हो रही है, दोनों के बीच में कोण 0 अंश हुआ। तो कंफ्यूजन कहाँ पे, कंफ्यूजन ये कि कई बार हम सोच लेते हैं कि ये 90 अंश है, मतलब आपतन कोण इस केस के लिए कोई ले सकता है कंफ्यूजन में 90 अंश, वो मत कीजिएगा। अगर 90 अंश बोलता है मान लो क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि अभिलंब आपतन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिलंब से ही होकर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, या तो बोलेगा कि आपतित किरण, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के 90 अंश या समकोण पर या लंबवत, किसके लंबवत हो रही है, परावर्तक सतह के लंबवत आपतित हो रही है। करेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस केस में फिर होगा क्या। तो अभिलंब आपतन के लिए एंगल आई 0 डिग्री सतह के लंबवत लिखा हुआ है, तो परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होना चाहिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर, मतलब परावर्तन कोण भी आर होना चाहिए। अब परावर्तन कोण भी कहां से नापते हैं, परावर्तन कोण भी तो अभिलंब से ही नापते हैं ना। तो फिर परावर्तन कोण 0 अंश कब होगा, जब वापिस किरण परावर्तित होकर भी उसी दिशा में निकल जाए अविलंब से होते हुए, तब कहलाएगा आपका परावर्तन कोण भी 0 अंश। इसका मतलब ये जो 1 मार्क क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनता है वो ये है कि हम यह कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है, अब देखिए क्वेश्चन का मीनिंग बदल जा रहा है, सतह पर लंबवत बोल रहा है लेकिन है क्या ये, अभिलंब आपतन। सतह पर लंबवत लेकिन अभिलंब से कितना कोण बना रहा है प्रकाश की किरण, 0 अंश। तो किसी सतह पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो तो वह वापस उसी दिशा में सतह के लंबवत लौट जाएगी, मतलब परावर्तन के बाद उसी दिशा में जिस दिशा से आ रही थी, आर एंगल आर बराबर 0 अंश बनाते हुए लौट जाए। तो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम तब भी लागू होते हैं जब प्रकाश की किरण गोलीय या वक्रीय पृष्ठ पर आपतित होती है। जो नियम अभी हम लोगों ने देखा आई बराबर आर, अगर प्रकाश प्रकाश का जो परावर्तक जो परावर्तक सतह है अगर वह ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वक्रीय है इस तरीके से,
तब भी आप देख रहे हैं कि जिस भी पॉइंट पर, जिस भी बिंदु पर प्रकाश का आपतन हुआ, वहां से सबसे पहले अभिलंब बना लिए, और अभिलंब से ही हम आपतित किरण का आपतन एंगल और परावर्तित किरण का परावर्तन एंगल ले रहे हैं। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, कोण आर बराबर कोण आर, आई बराबर कोण आर यहाँ भी होगा, ठीक है। और इस केस में भी कोण आई बराबर कोण आर ही होगा, याद रखिए। तो जब आगे हम गोलीय सतह से परावर्तन पढ़ेंगे, जिसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आता है, तब ये कॉन्सेप्ट आगे और काम आएगा, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, 5-7 मिनट की आपकी और क्लास बची है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरा बस कहना ये है कि आप ना अगर छोटे सिलेबस को भी और शॉर्ट में पढ़ोगे ना, बिल्कुल कि अरे ये एक एक पॉइंट के एक एक क्वेश्चन आ गए, 4 छोटे छोटे पॉइंट्स के, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो अगर वहां से घुमा के देगा छोटे टॉपिक से, तब आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स को रटे हुए हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि सिलेबस किसी टॉपिक का छोटा है, तो वहां से फिर अगर आप जितना अच्छा कवर करो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्वेश्चन जो भी आए वो आपसे बन जाए। तो बस इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा समझाने का काम ज्यादा करूँ, और क्योंकि फिर इससे जितने भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्टकट हम लगा लेंगे, शॉर्टकट जो लगाना होगा, लेकिन अगर शॉर्टकट से हट के कोई क्वेश्चन आता है, उस एक ट्रिक से हट के कोई क्वेश्चन आता है जो हम पढ़ के गए हैं, प्रैक्टिस करके गए हैं, तो भी हम 2 मिनट सोच के उस क्वेश्चन को वहां बना। अब देखते हैं समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण, ये है आपकी सीजी बुक का जो नया बुक है उसका टॉपिक। और अभी आगे और भी आने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, कोई बहुत बड़े बड़े भयंकर टॉपिक नहीं है, छोटे ही टॉपिक हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल है वहां से। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होती हैं। जैसा कि मैंने एक शुरू में एग्जांपल दिया था, देखिए इस वस्तु को मैंने दर्पण के सामने रखा, अब इस वस्तु को मैं डायरेक्ट नहीं देख सकता, इस वस्तु को मैं डायरेक्ट यहां से प्रकाश की किरणें मेरे आंख में नहीं आएंगी। तो क्या होगा, सबसे पहले इस वस्तु पे किसी भी स्रोत, जहां पर भी प्रकाश का स्रोत है, जैसे आपके कमरे में लाइट जल रही है या सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वहां से वो प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से इस वस्तु पर पड़ेंगी और चारों दिशाओं में परावर्तित होंगी, जितना भी ये वस्तु परावर्तन कर सकते हैं। उसमें से जो रेखाएं उसमें से जो रेखाएं दर्पण की ओर आपतित होंगी, वही रेखाएं परावर्तन के बाद, परावर्तन तो होना है, कंफर्म है, क्योंकि ये समतल दर्पण है, पॉलिशदार सतह है, तो ये जो परावर्तन हुआ, और यहाँ पर परावर्तन का नियम भी लग रहा है आई बराबर आर, वो रेखाएं जब हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तब मैं इस वस्तु को देख पाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस वस्तु को दर्पण के अंदर देख रहा हूं ना, मैं सीधे तो नहीं देख रहा हूं इस वस्तु को, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, ये मेरा हो जा रहा है प्रतिबिंब। ये वस्तु है, और ये जो उसकी छाया दिख रही है, जो दर्पण के अंदर दिख रहा है, ये वस्तु, वास्तव में ये वस्तु यहाँ पर है, लेकिन जो अंदर मुझे दर्पण के अंदर दिख रहा है वो है उसका क्या, प्रतिबिंब, या उसकी एक छाया। तो जब तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हम वस्तु की आकृति हमें दिखाई देती है दर्पण के अंदर, तब उस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम देना अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग दर्पण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। आगे जैसे ही हम लोग गोलीय सतह से परावर्तन पढ़ेंगे, तब उस केस में आता है, वहां पर बताना आपके लिए आसान, मुझे बताना आसान हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम कैसे बनेगा। अभी के लिए क्या समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें प्रकाशी युक्तियों से निकलने के बाद, मतलब जहां से भी लाइट आ रही है, वहां से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो वहां से निकलने के बाद अगर वो किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे परावर्तन का रेफरेंस नहीं लिया है, परावर्तन को लेके नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये समझा रहा हूँ। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन से भी बनेगा, अपवर्तन से भी बनेगा, दोनों केस में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं काफी हद तक। जैसे प्रकाश की किरण ये आ रही है,
अब प्रकाश की किरण यहाँ से आ जरूर रही है, लेकिन वस्तु यहाँ पर थोड़ी ना है, दर्पण के बिल्कुल सामने थोड़ी ना है। आप जब भी किसी चीज को दर्पण के देखते हो, उसका प्रतिबिंब तो अंदर दिखता है ना, वो दर्पण के अंदर दिखता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव है? जब आप इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाओ, जितनी भी परावर्तित किरणें आ रही होंगी उसको जब आप पीछे बढ़ाओगे, जहां पर वो मिलेगी वो प्रकाश की किरणें, कैसे मिलेंगी? जैसे यहाँ पर से देखो प्रकाश की किरणें यहाँ से फैल रही है, तो वैसे ही ये प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ से फैलती हुई आ रही है, अगर ये वापस उल्टा इसको किया जाए तो ये वापस मिलेंगी वस्तु पे। वैसे ही ये जो प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के बाद आ रही है हमारी आंखों में, इनको पीछे मिलाएं, और जब ये एक जगह इकट्ठी होंगी तो भी वस्तु के जैसा दिखाई देगा, जैसे ये वस्तु है। तो ये है आभासी प्रतिबिंब। मतलब आभासी प्रतिबिंब में वस्तु अंदर है और वहां से वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर आप दर्पण के अंदर दर्पण को तोड़ के हाथ डाल के निकालना चाहोगे तो आपको वो वस्तु तो नहीं मिलेगा ना, वो तो सिर्फ उसका आभास हो रहा है हमको। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब आभासी हुआ। तो आभासी प्रतिबिंब देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज नहीं करते इसमें। जब डैश डैश करके बन रहा है ना, ऐसा पीछे बढ़ाने पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा, अभी हम लोग रेखा चित्र भी देखेंगे, रे डायग्राम भी देखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो उसके लिए याद रखिएगा, जब पीछे डैश डैश करके आप बढ़ा रहे हो और तब एक बिंदु पर जहां पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। और वास्तविक कब होगा? जब डैश डैश करके ना बने। मतलब मान लो ऐसा दर्पण से आने के बाद प्रकाश की किरणें ऐसे किसी बिंदु पर मिल रही है, दर्पण से आने के बाद कह रहा हूं मैं, ठीक है, मिल रही है एक बिंदु पर, तब ये बनेगा क्या? आपका वास्तविक प्रतिबिंब। समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया है कि जो प्रोजेक्टर से सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो प्रतिबिंब दिखता है, प्रोजेक्टर से डायरेक्ट लाइट निकलता है और डायरेक्ट जितनी भी लाइट्स निकल रही हैं प्रोजेक्टर से, वो बहुत सारी लाइट आपस में किसी न किसी बिंदु पर इकट्ठी हो रही है कहीं ना कहीं पर, और जिस जिस भी बिंदु पर इकट्ठी हो रही है वहां वहां पर हमें वो वस्तु या वो किसी भी हीरो हीरोइन की जो भी चित्र दिख रहा है वो दिख पा रहे हैं। तो देख कैसे सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को? उसके लिए एक पर्दा लगाना पड़ेगा, जहां से भी ये प्रकाश किरण से कोई वस्तु आ रही है वो सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो और वो पर्दे पर पर्दा लगाएंगे तो दिख पाएगा, नहीं तो देख पाना मुश्किल है, संभव नहीं है। आभासी प्रतिबिंब अगला टॉपिक है, वो मैंने समझा दिया कि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा। परावर्तन के पश्चात जो भी, अगर परावर्तन को लेके समझे आभासी प्रतिबिंब, तो परावर्तन के पश्चात जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो जो कटान बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वो होगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है जो आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका जो साइज है, जिस आकार के आप हो, बिल्कुल वही दिखता है दर्पण में। तो आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का बनेगा। आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष सीधा बनेगा, अपने आप को आप दर्पण में सीधा ही देखते हो, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये मैं एक अंतर वाला 3-4 पॉइंट्स आपको जरूर दे दूंगा अगली क्लासेस में। एक छोटा छोटा अंतर भी, क्योंकि इससे बन सकता है ना कि आभासी प्रतिबिंब में सीधा बनता है या उल्टा बनता है, और छोटा बनता है या बड़ा बनता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे हमको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, जो पेपर में आता है ना न्यूमेरिकल्स, वो बनाने हैं। चलिए यहाँ तक के लिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। जिसको अगर कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं अपना मेल आईडी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जितना हो सके पढ़ाई करिए और क्लियर रखिए। बिल्कुल आधा आधा रट रट के अगर पढ़ रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद दिमाग में बोझ सा हो जाएगा। बायो में शायद फिर भी वो कर सकते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना समझेंगे उतना हमारे काम आएगा। पेपर में कभी भी क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न में आएगा, हर साल वो ऐसे ही आएगा जैसे आता है। हर साल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं है। तो जो जो भी टॉपिक्स पेपर में पहले आ चुके हैं उसके थोड़े लेफ्ट राइट, मतलब थोड़ा सा उसके आगे का, थोड़ा सा उसके पीछे का भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर उस बिंदु से उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे ही वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं, कि बिना फीस के मैं कम से कम केमिस्ट्री फिजिक्स जितने लोगों तक वो पढ़ा सकूं उन तक पहुंचा सकूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए,
और अभी क्लासेस जितना हो पाए रेगुलर होगा, जब तक एग्जाम आ जाता है तब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए, थैंक यू सो मच।